past life regression is about going back and seeing what can I do better to get more clarity in this lifetime. Goal of every soul एक ही गोल है, सिंपल. और अगर ये हर सोल को बात समझ आ जाए ना, मतलब ये रीइंकार्नेशन का भी साइकिल खत्म हो जाएगा. मैम, क्या आपको लगता है कि फॉरगिवनेस कार्मिक लूप को ब्रेक करती है? फॉरगिवनेस इज समथिंग यू डू फॉर योर ओन सेल्फ. हमारा जो पिछले जन्मों का अनरिजॉल्व ट्रॉमा है वो हमारी प्रेजेंट लाइफ को भी अफेक्ट करता है. जीवन एक दर्पण है, राइट? एवरीथिंग आउटसाइड इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन, reflecting your unhealed trauma. How do you feel the moment you die? I mean, I think it's freedom. हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा. हमारी प्रेजेंट लाइफ के बहुत से अनरिजॉल्व ट्रॉमास का कारण हमारी पास्ट लाइफ्स में छुपा है, जो हमें इस लाइफ में हमारी स्ट्रगल्स की फॉर्म में दिखता है, हमारे रिलेशनशिप्स की फॉर्म में दिखता है कि मैंने तो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ही ये क्यों हुआ. आज के पॉडकास्ट में हमने यही जानने की कोशिश की है कि कैसे पास्ट लाइफ्स और पास्ट लाइफ रिग्रेशन और रीइंकार्नेशन के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इस लाइफ को बेटर समझ सकते हैं, और सिर्फ इस लाइफ को ही नहीं, हमारी आने वाली लाइफ्स को भी बेटर समझ सकते हैं. और आज की जो हमारी गेस्ट जुड़ी हैं वो साइंस और स्पिरिचुअलिटी को मिक्स करती हैं अपने वर्क में. मैं वेलकम करना चाहूँगी PLR थेरेपिस्ट, ऑथर और लाइफ कोच रमोन लांबा मैम का. रमोन मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री. Thank you so much, Rangoli, and it's a pleasure. बहुत मज़ा आ रहा है, and I was so looking forward to being here. आवर प्लेजर मैम. और आज का पॉडकास्ट तो उतना ही और इंसाइटफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम पास्ट लाइफ, रीइंकार्नेशन, इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे जो हमारी ऑडियंस के फेवरेट टॉपिक्स हैं. तो मैम, मैंने पहली बार पास्ट लाइफ के बारे में डॉक्टर माइकल न्यूटन और ब्रायन वाइस की बुक्स से पढ़ा, और मैं इतना इंट्रीग थी कि जब मैंने पहली बार इन दोनों की बुक्स उठाई, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, तो मैंने एटलीस्ट 2 हफ्ते सिर्फ पास्ट लाइफ्स की चीज़ें पढ़ी. और ये जानना कि हमारी लाइफ, हमारी सोल सब चूज़ करती है, जो रह गया उसे पूरा करने आती है. इट वॉज सो इंट्रीगिंग टू नो ऑल दिस. तो मैम, फर्स्टली तो सिंपल टर्म्स में हमारी उन ऑडियंस को आप अगर बताएं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता क्या है. बहुत ज़रूरी है समझना दैट जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, इट इज़ गोइंग इन टू द सोल्स ब्लूप्रिंट, ये समझने के लिए कि अधूरा क्या रह गया था. जी. मैं आपको थोड़ा इजीली बताती हूँ. जो हमारी सोल है ना, वो एनर्जी है. इट्स मेड अप ऑफ एनर्जी, इट्स प्योर कॉन्शियस एनर्जी, एंड हमको पता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. सो जितनी मर्जी भी हम लाइफ टाइम्स जी रहे हैं, सोल इज़ द सेम. एंड हर लाइफ टाइम में हम सिर्फ कपड़े बदलते हैं. जो हमारी आइडेंटिटी होती है, हमारी बॉडी होती है, हम नया शरीर लेके आते हैं और एक नई स्टोरी लेके आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप अमिताभ बच्चन देख लो. ओके, जब से उन्होंने अपना करियर शुरू किया, अमिताभ बच्चन सेम है, बट हर मूवी में एक डिफरेंट रोल प्ले करता है, एक डिफरेंट कैरेक्टर होता है, एक डिफरेंट आइडेंटिटी होती है. सो सिमिलरली द जर्नी ऑफ द सोल इज़ द सेम थ्रू लाइफ टाइम्स, राइट? और ये हमारा जो जीवन है ना, एक लंबा सा एक रोड है, एक हाईवे है. मान लो अगर मैंने अपना एक रोड ट्रिप शुरू किया दिल्ली से लुधियाना, 500 किलोमीटर का रोड ट्रिप है, और मैं जैसे ही 100 किलोमीटर पे पहुंची, मैंने एक बैग वहाँ पे छोड़ दिया गलती से, और मैं आगे चली गई 200 किलोमीटर. क्या मेरा बैग अभी भी वहीं पे है? यस, पड़ा हुआ है. डू आई हैव अ चॉइस टू गो बैक and pick up my bag and come back? Yes. Right? So similarly, जब हम जिंदगी जीते हैं और हमारी सोल ने एक लाइफ टाइम में कुछ अधूरा छोड़ दिया, अनफिनिश्ड बिजनेस बिटवीन 2 souls. अधूरा का मतलब क्या है कि अगर मैंने किसी को बैडली ट्रीट किया, कुछ बुरे कर्म किए हैं, ये सब डेंस एनर्जी होती है जो स्टैग्नेटेड हो जाती है मेरे नाम से, कि ये पूरे रोड में रमोन ने ये कचरा यहाँ पे छोड़ दिया. फिर रमोन तो आगे चली गई एंड मेरी लाइफ की, मेरी इस लाइफ टाइम में डेथ होगी. तो जैसे मेरी सोल जाती है आगे, मुझे इस चीज़ का हिसाब, जवाब देना है कि वो कचरा उधर क्यों छोड़ के आए हो.
Yeah. और वो कचरा सेल्फ रिफ्लेक्टिव है, उसी का रिफ्लेक्शन मेरी सोल के इम्प्रिंट में भी जाएगा। तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ठीक है, मैं बोलती हूँ अच्छा वो 10 किलो का कचरा मैं छोड़ गई थी और कुछ अधूरा रह गया था, तो अब मैं वापस जाऊंगी और वो कचरा साफ करके आऊंगी इन द नेक्स्ट लाइफ टाइम, इन अनदर रोल, इन अनदर टाइम लाइन एंड डायमेंशन। बट गेम ये है, एंड हमको ये भी कंडीशन है कि आप जाओगे बट आप भूल जाओगे आपको कचरा साफ करना है। Yeah. So past life regression is a therapy or a mind and soul regressive process जहाँ पे हम जाके वापस आपको उस टाइमलाइन में लेके जाते हैं और वो कचरा दिखाते हैं कि बेटा ये देखो आपका ये रह गया था और उसको क्लियर करना है। It could mean forgiving someone. It could mean लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बात करूं, मेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था तो मेरे को अपना पर्पस पता नहीं था। मुझे इतना पता था कि मेरे अंदर स्पीकिंग स्किल्स हैं और आई वांट टू हेल्प पीपल, बट हाउ एम आई गोइंग टू हेल्प, व्हाट इज इट, कुछ नहीं आइडिया था। सो व्हेन आई डिड माय फर्स्ट रिग्रेशन विद डॉक्टर ब्रायन वैस ओनली, आई सॉ इन 4 लाइफ टाइम्स आई वॉज अ हीलर और गुरु, बट उस एक्ट में मैंने बहुत गंदे कर्म किए थे, मैनिपुलेशन, बिकॉज एकदम पावरफुल हो गई थी, एंड हीलिंग मोडालिटीज़ भी इनऑथेंटिकली मैं प्रैक्टिस कर रही थी। तो इस लाइफ टाइम में मैंने धर्मा या पर्पस क्या, मैं वापस आई हूँ कि इस लाइफ टाइम में मैं बहुत ऑथेंटिकली वही कर्म करूँगी। Wow. सो द मोमेंट आई सॉ दैट गूज़बम्प्स आ गए थे एंड आई रियलाइज इस लाइफ टाइम में कोई गलती नहीं करनी है, बिकॉज नहीं तो हम एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, राइट? सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज अबाउट गोइंग बैक एंड सीइंग what can I do better to get more clarity in this lifetime. Yeah. लाइक एक एग्जाम्पल, एक रिश्ते में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं मदर चाइल्ड के रिश्ते में, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हमको पता चलता है कि ये रिश्ता में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, एंड द मोमेंट यू सी दैट यू हील इट, द सिचुएशन स्टार्ट्स चेंजिंग हियर। ओके, तो मैम इज इट सेफ फॉर एवरीवन कि वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाएं? क्योंकि मैंने जितना नोट किया है, बहुत से लोग अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं तो कुछ पास्ट लाइफ्स की मेमोरीज उन्हें इतना ट्रिगर कर सकती हैं कि ये लाइफ में वो नॉर्मल ना एक्ट कर सके। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर पास्ट लाइफ रिग्रेशन। यू हैव टू नो हु यू आर गोइंग टू। जैसे अगर एक बात बताओ, मेरी बॉडी में अगर ट्यूमर है और मुझे निकालना है, मुझे एक सर्जन चाहिए, बट अगर सर्जन राइट मेरा पेट खोल के ट्यूमर निकाल देगा और ऐसे ही छोड़ देगा मुझे, तो डेंजरस है, राइट? Yeah. So it's really, really important to have an integrated approach. A therapist or a healer जो आपको ना खाली स्टोरी दिखाए, बट उस पेन को, उस अनफिनिश्ड अनप्रोसेस्ड एनर्जी को प्रोसेस करना सिखाए, एंड टू लीव यू एम्पावर्ड हियर। बिकॉज सबसे ज़्यादा डेंजरस ये है कि आपको दिखा दिया कि ये स्टोरी है एंड देन आफ्टर छोड़ दिया। इट इज़ लाइक एन हाफ डन सर्जरी। So danger वहाँ पे आता है। Danger is not in regressing. Okay. The danger is then I have to have a process. The therapist or the healer has to give them a process where they go, they heal, they clean that place, and they come back more empowered to live a better life. So danger सिर्फ वहाँ पे है. You cannot leave someone with an open wound. तो एक सोल्यूशन के साथ एक एक्सपर्ट को, एक क्लाइंट को डील करना चाहिए, आई जी, बिलीव। जैसे हम रिग्रेस करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप है उनको प्रोग्रेस करके छोड़ना। तो रिग्रेशन एंड प्रोग्रेशन साथ साथ में चलता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसा केस स्टडी शेयर कर सके। जैसे मेरे पास देयर वाज दिस वन लेडी हु केम, एंड वो कहीं पास्ट लाइफ के लिए गई थी, एंड the reason why she went into the past life was she had a lot of fear of a certain thing, right? तो अब इस लाइफ टाइम में fear है because कुछ ना कुछ कहीं से आ रहा है। So when she went into the past life regression with this ex-therapist, उन्होंने reason of that fear देख लिया, but and her therapist just showed her the reason and left her. So वो re-traumatize हो गई। There's something called, you know, re-traumatize, because हमारा जो human brain है ना, it cannot tell the difference between past, present, future. Yeah. It cannot tell the difference between reality and imagination. तो अगर
उसने वो स्टोरी देख ली तो फॉर हर ब्रेन इट्स हैपनिंग इन द नाउ, तो ब्रेन बिल्कुल फाइट एंड फ्लाइट मोड पे चला गया, रिएक्टिव मोड पे, एंड शी स्टार्टेड डेवलपिंग डिप्रेशन, एंड दैट इज व्हेन शी केम टू मी, राइट? नाउ माई जॉब, इट इज़ लाइक जैसे एक सर्जन ने आपका ट्यूमर निकाला और आपको बिना सीए दुनिया में भेज दिया। अब बाहर की एनर्जीज, बिकॉज इट्स एन ओपन वूंड, इट्स एन ओपन एनर्जी फील्ड, राइट? सो नाउ माई गोल इज टू अप्लाई मोर थेरेप्यूटिक प्रोसेसेस टू रीवायर। एक प्रोसेस होता है रीवायरिंग द मेमोरी, ताकि हम अपने ब्रेन को बोलें दैट दैट मेमोरी वॉज देन, बिकॉज ये हमारा ब्रेन ना, हु इज मैनेजिंग अस इज आवर ह्यूमन ब्रेन। ये स्टोरीज और मेमोरीज सब कहाँ पे हैं? हमारे अपने डीएनए, अपने सोल में ही है, एंड हमारा ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, राइट? सो बहुत ज़रूरी है हमारे ब्रेन को रीटेल करना स्टोरी, दैट दैट वाज देन एंड दिस इज नाउ। एंड विद द प्रोसेस ऑफ EFT, होपोनोपोनो, ये प्रोसेसेस हैं जहाँ पे हम री इंटीग्रेट करते हैं उनको, सो दैट आई कैन ट्रांसम्यूट their fear into more power, and she can start living her life more confidently. So that is our role. पहले उनको स्टोरी दिखाओ, स्टोरी को हील करो, एंड देन प्रोग्रेसively bring them forward of how they can deal their life with a better possibility. So that is the whole journey of regression. मैम, आपने रिग्रेशन से रीइंकार्नेशन के बारे में क्या समझा? यही समझा that anything that you leave incomplete, a desire, a relationship, or your dharma incomplete, you will have to reincarnate again to come back. And यहाँ पे कोई डिसाइड नहीं कर रहा हमारी डेस्टिनी एंड फेथ, हम खुद ही डिसाइड करें। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, राइट? तो ऐसा नहीं है कि कोई उधर पापा बैठा हुआ है गॉड के रूप में कि हमको पनिशमेंट दे रहा है। कर्मा इज नॉट पनिशमेंट। सो रीइंकार्नेशन इज a process which an individual soul makes for itself due to unfulfilled desires, unfulfilled expectations or unfulfilled business and relationships. ठीक है ना? जो भी अधूरा हो जाता है तो फिर वही सोल बोलती है, अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, हम दिल्ली से लुधियाने जा रहे हैं, मेरा बैग 100 किलोमीटर पर रह गया। अब मैं लुधियाने पहुंच जाती हूँ और आई रियलाइज मेरा बैग रह गया। रीइंकार्नेशन इज कमिंग बैक अगेन इनटू द सेम जर्नी, राइट, टू टेक अवे व्हाटएवर आई लेफ्ट इनकम्प्लीट। हमारी सोल कैसे चूज करती है हमारे पेरेंट्स, हमारे पार्टनर, हमारे सिबलिंग्स? क्योंकि हम बहुत सारे कनेक्शंस, जैसा आपने कहा, कि पहले से चूज कर आते हैं। सी द गोल ऑफ एवरी सोल एक ही गोल है, सिंपल। और अगर ये हर सोल को बात समझ आ जाए ना, मतलब ये रीइंकार्नेशन का भी साइकिल खत्म हो जाएगा। इज टू गिव एंड रिसीव अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। और हर एक इंसान के अंदर एक गॉड का अंश देखना, आत्मा को देखना, बिकॉज वी आर ऑल वन एट दैट लेवल, एट द सोल लेवल, राइट? सो ये बेसिकली गोल होता है हर सोल का। एंड जब किसी भी लाइफ टाइम में वो अधूरा रह जाता है कोई इच्छा से, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मे बी दैट विल बी क्लियर। इस लाइफ टाइम में मैंने रियलाइज़ किया, लाइक आई टोल्ड यू व्हाइल वी वर टॉकिंग, दैट मैंने ऑलमोस्ट अपने 100% जो भी कार्मिक बैगेज है, वेयर आई एम सिटिंग टुडे हियर, इज़ ऑलमोस्ट लाइक कॉन्शियसली आई हैव हील्ड ऑल ऑफ दैट। तो मैं जब अपनी मदर के साथ अपना रिलेशनशिप हील कर रही थी, देखो जो भी हमारे रिश्ते हैं ना, वो हमारे रिश्ते इसलिए बने क्योंकि कुछ ना कुछ अधूरा था। तो मैं क्या करती थी, वंस अ ईयर, एक साल में एक प्रोजेक्ट ले लेती थी। लाइक इस साल मम्मी के साथ करना है, इस साल डैडी के साथ करना है, इस साल हस्बैंड के साथ करना है। सो 1 ईयर, like how you go to school, and because वही तो करने आए हैं, right? So this was one particular time when I was healing. That whole year I had dedicated to healing my relationship with my mother. यहाँ पे मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहती हूँ, जो थोड़ा ऑफ द टैंजेंट होगा बट बहुत कनेक्टेड और बहुत रेलिवेंट है। अब हमको कैसे पता कि इस साल में मदर के साथ हील करना है? ये हमको कौन बताता है? यू वांट टू मेक अ गेस? हमारे प्लैनेट्स। तो उस पर्टिकुलर ईयर में मेरे मून साइन इज द मदर, राइट? मेरे चंद्रमा में कुछ ऐसे प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन था जहाँ पे डिजीज
था. And every disease in the physical body is a manifestation of either karmic or emotional disease. So I started joining the dots. I said अगर ये कुछ शो हो रहा है that means mother के साथ कुछ incomplete है. तो मैं ये पूरा साल ना मैं dedicate करती हूँ अपने relationship और mother पे. So when I started in that whole year healing my relationship with my mother, मैंने देखा that in one lifetime she was not my mother. We were just acquaintances, and I don't want to talk about the story, it's a little personal, but उस lifetime में जो हमारा connection था, I had died in that lifetime. एक इच्छा थी कि इस lady से मुझे प्यार चाहिए. She will love me unconditionally. And I died with that pain. Okay? And in this lifetime, I had to come back as a third daughter. देखो थर्ड डॉटर के लिए भी अनकंडीशनल लव मुश्किल होता है बिकॉज यू वांट बॉयज राइट एंड द सो आई यू सीइंग जॉइनिंग द डॉट्स एंड आई रियलाइज दैट मेरी इस लाइफ टाइम में मम्मी हमेशा कहती थी आई लव यू बट मेरी सोल कहती थी शी डजंट लव मी. वो कहाँ से आ रहा था? वो पास्ट लाइफ के पेन से आ रहा था कि ये लेडी मुझे प्यार नहीं करेगी. And when I healed that, I regressed myself, I healed that, I started receiving unconditional love from my mother and I completed that bond between us. So ऐसे जो भी आपकी लाइफ में रिश्ता है, especially आपके कार्मिक ग्रुप सोल्स आपकी फैमिली है immediate. Yeah. You know, हम लोग बहुत मायने बाहर वाली दुनिया को देते हैं, फ्रेंड्स एंड बाहर वाली दुनिया, दे डोंट मैटर इन योर कार्मिक जर्नी ऑफ री इनकारनेशन. आपके मदर फादर सिबलिंग्स, आपके ब्लड रिलेशनशिप्स, आपका स्पाउस, आपके बच्चे एंड आपके जो इन लॉज है वो सेकेंड सर्कल में आते हैं, बट वो भी कार्मिकली अटैच्ड हैं. ठीक है ना? तो जब हम रिग्रेस करते हैं, पास्ट लाइफ करते हैं ना, हमको दिख जाता है बहुत क्लियरली दैट इस रिश्ते के साथ मेरा अधूरा क्या है, एंड इट बिकम्स ईजी टू पास दैट सब्जेक्ट. हर रिश्ता एक सब्जेक्ट होता है. अगर हम स्कूल में जाते हैं तो दिस इज लाइक टेकिंग एक्स्ट्रा ट्यूशंस. मैथ्स में, साइंस में हमने एक्स्ट्रा ट्यूशन ले लिया. सो दैट्स सिंपल. हमारे जो कनेक्शंस होते हैं मैम, मैं बिलीव करती हूँ कि वो हमें हमारे अंदर की रियलिटी सबसे ज़्यादा दिखाने के लिए आते हैं कि क्या अनफिनिश रह गया. कोई तो रीज़न होगा कि यही सोल मेरे फादर बनी है, यही सोल मेरी मदर, यही मेरा स्पाउस. तो वही अनफिनिश्ड कर्म जो हमने बात की. एब्सोल्युटली. एंड लाइक आई टोल्ड यू, एक ही कर्म होता है टू गिव एंड रिसीव अनकंडीशनल लव एंड टू जस्ट बिकम वन. ऊपर जाके हमको मर्ज कर जाना है. जैसे एक समुंदर है, ओके आप मान लो इस समुंदर में से 1,00,000 अलग अलग बूंद हैं. हम सब क्वालिटीज तो सेम होगी सोल लेवल पे. अब एक पॉइंट आएगा जब हम सारे 1,00,000 बूंदों को मर्ज करना है तो सबको क्लीन होना पड़ेगा ना. अगर 2 भी बूंद काली हैं तो बाकी पूरे बूंदों को कंटैमिनेट करेंगी. सो प्राइमरली दैट्स द गोल ऑफ एवरी सोल. वी हैव टू, वी कम एज वन, वी हैव टू गो बैक एज वन. द प्रॉब्लम इज वी डोंट लिव एज वन. हम सेपरेट हो जाते हैं, ईगो आ जाता है, हमारी बिहेवियर पैटर्न्स बीच में आ जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि मेरी जर्नी क्या है. आपके अकॉर्डिंग ईगो क्या है? क्योंकि बहुत से लोग, आई एम श्योर कि ईगो और सेल्फ इमेज जो एक हेल्दी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं. वो समझते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट ही ईगो है. देखो ईगो इज 2 तरह के ईगो होते हैं. एक होता है हेल्दी ईगो और एक होता है वुंडेड ईगो. Healthy ego is something like a very safe boundary where I am very clear कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या accepted है और नहीं accepted. And a person with a healthy divine ego वो अपने आप को protect करेगा but किसी को harm नहीं करेगा. किसी को छोटा नहीं महसूस कराएगा, किसी को जज नहीं करेगा, but they are very clear that this is what I want in my life. But I'm not bringing anybody down. ओके दैट मीन्स अगर आप मुझे गुस्सा भी कर रही हैं ना, राइट, अगर मेरा हेल्दी ईगो है आई विल रियलाइज कि मुझे गुस्सा लेना नहीं है, तो बाउंड्री ड्रॉ करो और पीछे हट जाओ. बट मैं आपको जज नहीं करूँगी क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देखूंगी कि यार हर्ट पीपल हर्ट अदर पीपल. सो शायद इसके अंदर कोई वुंड्स हैं तभी तो ये गुस्सा दे रही है ना. तो मैं हट जाऊंगी बिकॉज आई एम क्लियर कि मुझे ये कचड़ा नहीं चाहिए. वो हेल्दी ईगो है. जो वुंडेड ईगो होता है, जो एक सुपीरियर ईगो होता है, सबसे पहले वो अपने आप को 51 समझते हैं और बाकी लोगों को 49 बनाते हैं.
separation, and then they are constantly, so if I hurt you, they will end up hurting, I mean, each other more. Um, a wounded ego comes from a self of superiority. So self-respect is like drawing a boundary, but ego builds up big walls. दीवारें खड़ी कर देते हैं, सेपरेट, लड़ाई झगड़ा, एनिमल इंस्टिंक्ट आ जाता है. सो हैविंग अ ग्रेट हेल्दी ईगो और अ हेल्दी सेल्फ रिस्पेक्ट बाउंड्री बहुत ज़रूरी है. बट वो जो सेपरेशन वाला ईगो होता है ना, वो भी हमारा कर्मा क्रिएट करता है. दैट पुट्स अस इनटू द रीइंकार्नेशन साइकिल अगेन. या वो कार्मिक लूप में हमें फंसा ओ के यस, रखता है. फंस जाते हैं हम. फिर वही गेम गोल गोल गोल. मतलब हम 4th स्टैंडर्ड में गए, फिर पढ़ाई की, फिर फेल हुए, फिर 4th में आए, फिर फेल हुए, फिर 4th, मतलब 4th में ही अटके हुए, 5th और 6th में जा ही नहीं रहे हैं. आगे नहीं बढ़ रहे, प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं. मैम, क्या आपको लगता है कि फॉरगिवनेस कार्मिक लूप को ब्रेक करती है? एब्सोल्युटली यस. फॉरगिवनेस एक बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट है, राइट. एंड काफ़ी लोग जब मेरे पास आते हैं और मैं बोलती हूँ भूल जाओ ना, बिकॉज हम पास्ट को तो चेंज कर ही नहीं सकते हैं, हो गया, राइट. एंड दे फील हम क्यों माफ़ करें. यू नो, फॉरगिवनेस इज समथिंग यू डू फॉर योर ओन सेल्फ. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. ओके, लेट्स से 5 साल पहले मेरी लाइफ में कुछ हुआ और बहुत गंदा हुआ, होना नहीं चाहिए था, और मेरी गलती भी नहीं थी, किसी ने बहुत गलत किया मेरे साथ. अब वो टाइम चला गया, अब कुछ भी हम जिंदगी का जोर भी लगाए हम उस टाइम पे जा नहीं सकते, राइट. हाउएवर, अब वो जो 5 साल का पहले जो प्रॉब्लम हुई थी, उसका दर्द, उसका गुस्सा मैंने कहाँ पे रखा हुआ है? अपने दिल में, अपनी शरीर में मैंने कचरा डाला हुआ है. एंड दिस इज टॉक्सिक एनर्जी. एंड अगर मैंने फॉरगिव नहीं किया तो ये एनर्जी मेरी सोल के इम्प्रिंट में नेक्स्ट लाइफ टाइम में मेरा नेक्स्ट लाइफ का कर्म बन के आएगी. So why are we carrying this baggage, right? So when I forgive someone, I am not doing them a favor. I am doing myself a favor. This is the first thing about forgiveness. जो second thing हमको बहुत ज़रूरी समझना है, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, is सबसे पहले देखो, हमको इतना तो पता ही है ना, जो भी मैं दूंगी वही वापस आएगा. तो अगर 5 साल पहले वो वापस आया तो कहीं ना कहीं मैंने दिया होगा ना, तभी तो वो आया. तो अगर ये बुद्धि आ जाए, ये समझ आ जाए ना, फॉरगिवनेस ईजी हो जाता है कि, एंड इट्स एक्चुअली नॉट दैट आई फॉरगिव यू. होपोनोपोनो एक बहुत ही ब्यूटीफुल फॉरगिवनेस प्रेयर है, विच सेज आई एम सॉरी, यू प्लीज फॉरगिव मी. हम लोग सिखाते कि आपको किसी ने नेगेटिव किया ना, क्यों किया उन्होंने नेगेटिव? बिकॉज आपने किया होगा, right? So you say, I am sorry for whatever I did to you in the past that you're giving me this. Please forgive me. जैसे हम वो करते हैं ना, हम एक लूप, एक बैरियर ड्रॉ करते हैं और वो कट देते हैं हमारा और आपका ये कचरा का लूप एंड कार्मिक टाई, एंड थिंग्स स्टार्ट गेटिंग बेटर. So forgiveness, I think, is a very beautiful gift. Every heart should embody. मैम, फॉरगिवनेस लोगों को लगता है कि उन्होंने किसी को फॉरगिव किया है, बट फॉरगिवनेस अपने आप में एक बहुत, आई थिंक, डिवाइन ट्रेट है, जो कहते हैं ना, टू अर्र इज टू ह्यूमन बट टू फॉरगिव इज टू डिवाइन. तो एक्चुअली कैसे फॉरगिव किया जाए? क्योंकि आई एम श्योर कि लोगों के मन में ग्रजेस फिर भी रहते हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने फॉरगिव कर दिया, तो फिर वो रियल फॉरगिवनेस नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है, वो अपने आप को झूठ बोल रहे हैं. यू नो, रंगोली, सबसे ज़्यादा झूठ हम खुद को ही बोलते हैं जीवन में. वो हमने सुपरफिशियली फॉरगिव किया, नंबर 1. नंबर 2, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये बात समझना कि हमारी जो है ना 4 बॉडीज होती हैं, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, फिजिकल बॉडी एंड सोल बॉडी. वुड यू एग्री? माइंड, सोल, बॉडी एंड इमोशंस. सो वी आर मेड अप ऑफ 4 बॉडीज. एंड जब भी कोई भी इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये चारों लेवल्स पे होता है. So we have a subtle body, we have a auric body, we have a gross body. ऐसे layers होते हैं. So 99% of the people forgive करते हैं सिर्फ mental level पे, मतलब स्टोरी को. तो उन्होंने एक लेवल पे forgive कर लिया, but emotionally शायद वो अभी भी नाराज हैं, तो डिस्कनेक्ट है, तो इमोशनल लेवल पे नहीं किया. Another thing is
द मोमेंट एनी थिंग हैपन्स इन आवर लाइफ, कोई भी कुछ गलत करता है ना, हमारी बॉडी इंस्टेंटली वो मेमोरी को स्टोर कर देती है बॉडी के अंदर, सेल्स में, सेल्यूलर मेमोरी में. सो फॉरगिवनेस हैज़ टू बी डन एट द फिजिकल लेवल, सोमैटिक लेवल. तब वहाँ पे सोमैटिक थेरेपी काम आती है. एंड देन हमारी सोल पे भी वो इम्प्रिंट पड़ जाता है, तो सोल लेवल पे भी फॉरगिवनेस करना है. तो जब तक हम ये 4 लेवल्स पे पूरा नहीं फॉरगिव करेंगे ना, वो होल एंड कंप्लीट नहीं होता. तो वो फॉरगिवनेस एक मेंटल लेवल पे कॉन्सेप्ट होता है, ओ आई हैव फॉरगिवन. और वो सेंस ऑफ सुपीरियरिटी भी देता है या लोगों को, आई थिंक. एंड कनेक्शन नहीं होता. एग्जैक्टली. You I know, really- forgiving someone truly is that when the event is over and you've forgiven, you think of that person and you can bless them. You Yeah. have a smile on your face. You've let it go and you want to go and hug them back again. Still, and with the boundary, not allowing them to do it again to you. एंड आई थिंक इट्स अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑल्सो Oh, कि yes. आपने मेरे साथ ये किया और मुझे ये लेसन सीखने को मिला और मेरा ये कार्मिक पैटर्न ब्रेक हुआ. Absolutely, yes. सो आई थिंक वो भी एक रियल फॉरगिवनेस है. Yes. मैम, जैसा कि हम पास्ट लाइफ्स की बात कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि हमारा जो पिछले जन्मों का अनरिजॉल्व ट्रॉमा है वो हमारी प्रेजेंट लाइफ को भी अफेक्ट करता है. कैसे अफेक्ट करता है और वो किस रूप में हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है? जितना भी हमारा अनरिजॉल्व ट्रॉमा है, द फर्स्ट थिंग इट कैन रिफ्लेक्ट, लाइक आई टोल्ड यू, हमारी 4 बॉडीज होती हैं और ऑल दीज 4 बॉडीज आर सेल्फ रिफ्लेक्टिव. तो हमारे मेंटल बिहेवियर में, थॉट प्रोसेस में रिफ्लेक्ट करता है. लाइक फॉर एग्जांपल, हमको एक चीज़ से डर लगता रहेगा बट हमको पता ही नहीं क्यों डर लग रहा है. और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी मुझे प्यार नहीं करती थी, बट मेरे थॉट्स में हमेशा यही थॉट आता था, शी डजंट लव मी, शी डजंट लव मी, शी डजंट लव मी. वो टेप रिकॉर्डर चलता था. फिर वो मेंटल लेवल पे फिर वो मेरी फीलिंग्स पे रिफ्लेक्ट करता था. सो आई यूज्ड टू ऑलवेज फील सैड. एंड मुझे पता ही नहीं मैं सैड क्यों थी. वो सैडनेस एक्चुअली मेरी उस लाइफ टाइम की थी जब मैं सैड, मेरी डेथ हुई थी इन सैडनेस बिकॉज आई वॉन्टेड हर लव. And the sadness was flowing through. So it reflects in my thought pattern, it reflects in my feelings. Then it reflects in my body language and my physical reality, right? And I become aggressive, I want to repel my mother. And it shows up in our behavior then. And so any unprocessed trauma of our past life shows up as either our reality, हमारी situations जो हम attract करते हैं, or our behavior, or our mental and emotional patterns. राइट. एंड सिमिलरली हमने जो पॉजिटिव कर्म किए हैं वो भी तो हमारे साथ ही आती है ना. देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जैसे हमारी नेगेटिविटी वापस आती है ना हील होने के लिए, हमारी पॉजिटिव विजडम भी आती है. बिल्कुल. सो देन द पॉजिटिव थिंग शो अप एज योर गुड बिहेवियर, एज बीइंग अ नाइस पर्सन. अंदर से हम अच्छा होना चाहते हैं, बीइंग काइंड और हैविंग इंटरनल विजडम, यू नो. सो दे जस्ट शो अप एज आवर रियलिटी आउट देयर. सो मैं लोगों को ये कहती हूँ अक्सर, अगर आपको कोई एक चीज़ दिखा रहा है ना, ये समझो कि वो आपका आईना है. दैट मीन्स वो चीज़ आपको क्लीन करनी है. जो भी आपको दिख रहा है वो आपके अंदर है, आपको खुद को साफ करना है, तभी वो दिख रहा है. आपने ये गाना सुना ही होगा, जीवन एक दर्पण है, राइट? एवरीथिंग आउटसाइड इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग योर अनहील्ड ट्रॉमा. सो सबसे ब्यूटीफुल बात रिलेशनशिप्स की पता क्या है? वो आपका अनहील्ड कर्मा या अनहील्ड ट्रॉमा को रिफ्लेक्ट करते हैं. तो आपको पता चल सकता है. मैंने आपको बताया था ये गेम है, ओके. गेम पता है क्या है? कि आप ये कर्मा लेके जा रहे हो, ओके, लाइफ में इसको क्लीन करके आना है. हाउएवर आप भूल जाओगे, बट आपको ये कर्म कहाँ दिखेगा? लोगों में. वो देंगे आपको. तो वो एक इंडिकेशन है. कोई अगर मुझे गाली दे रहा है, दैट मीन्स मैंने गाली दी होगी ना, तो वो एक रिफ्लेक्शन हो गया. सो वहाँ पे मुझे गाली वापस नहीं देनी है. आई हैव टू जस्ट बाउ डाउन, थैंक यू, आपने मेरा कर्म वापस कर दिया, मैं घर जा रहा हूँ. यू नो, कीप इट सिंपल. मैम, व्हाट इफ फ्रेश कर्मा हो? बिकॉज आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस में कुछ लोगों का सवाल तो ये होगा कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने ही उसके साथ ये किया इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है, फ्रेश कर्मा भी तो होता है. सो रंगोली बहुत ज़रूरी है यहाँ पे ना, लोगों का एक भ्रम को निकालना. देखो, सबसे पहले फ्रूट आता है कि सीड आता है? सीड. ओके. कॉज आता है कि इफेक्ट आता है? कॉज, राइट. सो at every given moment, whatever cause, fresh karma is what? I'm putting a new cause into motion.
राइट, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो यूनिवर्स ये नहीं देखता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, जो भी आप दे रहे हो वो वापस आएगा, वो रूल है, Yeah. सिंपल सी बात है। सो फ्रेश कर्मा का मतलब क्या हुआ कि मैंने आज आपको गुस्सा किया तो कल मुझे कहीं और से मिलेगा। मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, शायद आपको समझ आएगी। तो एक बॉस होता है और वो बहुत गुस्से वाला होता है, एरोगेंट होता है, तो वो अपनी डाउनलाइन पे बहुत चिल्लाता है। अब ये डाउनलाइन तो बॉस को चिल्ला नहीं सकता वापस ऑब्वियसली, तो वो सड़ा हुआ घर जाता है। बीवी बोलती है मैं खाना लगा दूँ, तो बीवी पे दे दनादन चिल्लाता है और थप्पड़ मार देता है, बिकॉज वो ऑलरेडी ऑफिस से फ्रस्ट्रेटेड आया हुआ था। अब वाइफ हस्बैंड को कुछ बोल नहीं सकती, तो बड़ा बेटा आता है, बोलता है मम्मी खाना दे दो, मम्मी उसको थप्पड़ मार देती है। हस्बैंड का गुस्सा उसने निकाल दिया। अब छोटा सा बच्चा है बेचारा, वो मम्मी को कुछ बोल नहीं सकता, उसका भाई उसके साथ खेलने आता है, छोटा भाई, तो बड़ा भाई उसको लात मार देता है। अब वो छोटा भाई बड़े भाई को कुछ बोल नहीं सकता, रोता 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 गली में जाता है, गली में एक कुत्ते को देखता है, कुत्ते को लेके एक पत्थर लेके उसको मारता है, कुत्ता रोते 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 बॉस को काट लेता है। वॉट वेंट अराउंड केम अराउंड, दैट इज कर्मा। जरूरी नहीं है कि मैंने आपको दिया तो वो आप ही से आएगा, राइट मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत भारी एक्सपीरियंस किया है। जब जब मैं अपनी सर्वेंट्स के साथ रूड होती थी, राइट सर्वेंट्स तो वापस नहीं दे सकते ना मुझे, बट उनको तो मैंने पेन दिया ना, मुझे किसी ना किसी तरीके का पेन कहीं से उसी दिन मिलता, बट आई कुड नॉट जॉइन द डॉट्स बिकॉज आई वॉज अनअवेयर। बट जब मैं अवेयर होना शुरू हुई ना, आई स्टार्टेड जॉइनिंग द डॉट्स एंड आई सेड ये तो यार 2 मिनट मैगी नूडल्स है, मैंने यहाँ पे दिया और यहाँ से आ गया। ये होता है फ्रेश कर्मा। Wow. बट हु वॉन्ट्स टू एक्चुअली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज यहाँ पे जब आया ना, हमने तो इसको ब्लेम कर दिया, बट हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते कि ये मैंने वहाँ दिया था। इज दैट मेकिंग सेंस? Yes. And same goes with positivity, I think. Everything. I'm telling you, the universe doesn't judge you for positive, negative. आप जो भी बीज बो रहे हो, आपको उसी का फल 2 मिनट में मिलना है। बिल्कुल मैम। मैम जैसा कि आपने बताया कि जिस क्षण हमारी मृत्यु होती है, उस क्षण जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं उनके साथ हम वापस आ जाते हैं, बहुत अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स के साथ। डेथ के बाद क्या होता है? हाउ इज़ लाइफ आफ्टर डेथ? The one word I can say is liberation. Bliss. Really? Immediately. Imagine करो, मैं ना एक मेडिटेशन में बैठी हुई थी and suddenly I had an out of body experience. Wow. Okay, and I felt very expanded and infinite. उस experience में मुझे लगा मैं एकदम से ही ना, I'm so big and vast. I means the soul. And suddenly मुझे फिर वापस अपने senses में आना पड़ा और body में आना पड़ा. I have to come back because I have a life to live. That moment, that was one moment I realized कि यार अभी मुझे इतनी 2x2 की बॉडी में आना पड़ेगा, वापस श्रिंक करना पड़ेगा। इट फेल्ट सफोकेटेड, अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि जिस इंसान ने अपनी सोल को टेस्ट कर लिया ना, वो इतनी वास्ट और इनफाइनाइट है ना, फिर लगता है कि हम एक 2x2 डब्बे में फंस गए हैं। सो द मोमेंट वी डाई, suddenly, see, in our soul we don't have pain, no emotions, Yeah. no memory, right? No anger, no frustration, nothing, just liberation. So that first moment when you just leave your body, it's absolutely pure white light and bliss. But that doesn't mean the imprints that are going with me will not be accountable for. वो एक अलग feeling है, अलग चीज़ है. But आपका question that how do you feel the moment you die? I mean, I think it's freedom. मैम क्या ये जो पेनफुल डेथ्स होती हैं वहाँ पे भी एप्लीकेबल है? देखो, पेन फिजिकल बॉडी में होती है एंड हमारी बॉडी तो जाती नहीं है. व्हाट इज पेन? पेन इज नथिंग बट कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स एंड न्यूरोकेमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री इन द बॉडी. प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, पेन उन लोगों को होती है, सफरिंग उन लोगों को होती है डेथ के टाइम जो जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कितने परसेप्शंस है. मेरी परसों ही किसी से बात हो रही थी एंड मैं उनको यही कहती, लेट्स नॉर्मलाइज डेथ, क्योंकि वो तो ट्रुथ है ना, लाइफ इज अ लाई. पर हमको इतनी स्टोरीज दी गई हैं डेथ के बारे में, राइट?
कि भूत बन जाओगे, ये लाइक यू नो सिंपल एग्जांपल, एक इंसान है, उसका नाम है, जैसे ही वो मरता है उसको भूत बना देते हैं और भटकती हुई आत्मा बनाते हैं, बॉडी बोल देते हैं. सो वी समवेयर डिस्टॉर्टेड दिस होल इंफॉर्मेशन, राइट? As beautiful as being born is, death is as beautiful. It's liberating. It is like going back home after a long journey. जहाँ पे आपको कोई फीलिंग्स ही नहीं है, थकावट ही नहीं है, कुछ हम महसूस ही नहीं करते हैं, राइट? जो पेनफुल प्रोसेस होता है ना, वो भी शायद अ पार्ट ऑफ आवर कार्मिक अकाउंट है, बिकॉज पीपल आर अटैच्ड टू द मटेरियल. सो इसका मतलब क्या है कि आई टोल्ड यू हम 4 बॉडीज होते हैं. अब हमारी सोल का टाइम आ गया जाने का आगे, जी. बट हमारा माइंड ने पकड़ लिया सोल को. क्यों? क्योंकि हमारी अटैचमेंट्स है, मटेरियल अनफुलफिलमेंट्स है, कभी कभी मटेरियल वेल्थ से अटैचमेंट है, कभी रिलेशनशिप से अटैचमेंट है. सो मेरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है. फॉर अस टू एक्चुअली लिबरेट वी हैव टू एक्सपैंड आवर बॉडी, बिकॉज एनर्जी कैन एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट. तो जितना मैं अलाव करूंगी एंड एक्सपेंसिव स्टेट में होंगी ना, दिल बी मोर स्पेस फॉर माई सोल टू मूव आउट. इज दैट मेकिंग सेंस? बट हम लोग जब हम डरते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो हमने सोल को पकड़ लिया, बट सोल को जाना है, तो अब वो सोल अटक गई एंड सफरिंग शुरू हो जाती है. यू नो, there's no space, because everything is about space, and there's no space for the soul to transit from one dimension to another. सफरिंग को कैसे हटाया जाए मैम? जितना मैंने मोक्ष को जानने की कोशिश की है, जीते जीते मोक्ष और मुक्ति वो है जब आप एक फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ जी रहे हैं. इसके 2 रास्ते हैं. नंबर 1, ज्ञान, नॉलेज, इंफॉर्मेशन. अपने आप को एडुकेट कराओ इन सब्जेक्ट्स के बारे में. एंड currently we are living in such beautiful times जहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में रिसर्च है. लाइफ एंड डेथ के बारे में भी साइंटिफिक एविडेंस है आज हमारे पास. तो हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे क्यों नहीं, राइट? ट्रुथ को क्यों नहीं अपनाएंगे, राइट? एंड द फर्स्ट स्टेप इज एडुकेट योर सेल्फ, ज्ञान. सेकेंड इज इम्प्लीमेंट दैट ज्ञान. Because only knowledge without implementation is half-baked. It's like a half-baked cake. इंग्रेडिएंट सब कुछ है, बट वो केक पका ही नहीं है तो खाओगे क्या, राइट? सो अगर एक इंसान ये दोनों रास्ते अपना ले कि सबसे पहले मेरे को ज्ञान लेना है जिंदगी का, राइट? एंड देन सेकंड, आई वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माय लाइफ इम्प्लीमेंटिंग दिस. हमारा गुरु ग्रंथ साहिब, भगवद गीता, कुरान, ये क्यों लिखा गया था? क्या लिखा था इसमें? यही तो वे ऑफ लाइफ लिखा था ना. हम लोग पूजा तो करें, पाठ तो करें, मंत्रोच्चारण करें, पर उसका मीनिंग ही नहीं पता, उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है, तो सफरिंग तो होगी ना. सो आवर स्क्रिप्चर्स आर ओनली गाइड बुक्स हाउ टू लिव लाइफ ब्यूटिफुली, एंड वी डिडंट कम हियर टू सफर. We didn't come here to get punished. That was not God's objective. We came here to create a beautiful heaven on earth. But कहीं ना कहीं हमने इसको नरक बना दिया है. मैम आजकल एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन तो है ही, जैसा हम देख रहे हैं लोग स्पिरिचुअली अवेयर भी हो रहे हैं. तो कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इंट्रीग्ड होते हैं, जो भी वो कुछ नया स्पिरिचुअल सीखेंगे उनका मन करेगा लेट्स ट्राई दिस, लेट्स ट्राई दैट. पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी उनमें से एक चीज़ है कि अगर कोई इसके बारे में पढ़ रहा है और उसे ये बहुत इंट्रीगिंग लग रहा है, तो उसका मन करेगा कि मैं भी करवा कर देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ मेरी पास्ट लाइफ में मैंने क्या क्या किया. बट इज़ इट रियली लाइक कि इतना फन तरीके से आप ऐसे कॉन्सेप्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि जस्ट फॉर फन मुझे मेरी पास्ट लाइफ देखनी है? और क्या वो इंसान टैप भी कर पाएगा अपनी पास्ट लाइफ में? सो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपको इस पे. विल यू एवर गो टू अ सर्जन एंड टेल मुझे फन के लिए सर्जरी करो? Or do you need to have a problem or a specific disease so that the surgeon will cut you open? Past life therapy is about cutting your soul open to see the imprints that are impacting your current life. एक point of reference तो चाहिए ना. और for example, एक और example देती हूँ. क्या आप कभी कोई ट्रिप पे गए हो विदाउट फाइनलाइजिंग द डेस्टिनेशन? नो, राइट? आप डेस्टिनेशन फाइनलाइज करते हो, फिर टिकट लेते हो, फिर उस रास्ते पे जाते हो, राइट? सो देयर हैज टू बी अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू गो टू. सो लॉट ऑफ पीपल कम एंड टेल मी आई वांट टू गेट अ पास्ट लाइफ थेरेपी डन. मैं सबसे पहले उनको पूछती हूँ प्रॉब्लम क्या है? कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई सेड देन यू डोंट नीड इट. I mean, don't even waste your time and my time, and this is not a fun journey. Exactly.
And another thing also, देखो, we are regressing you through lowering your brain frequencies to go within to unfold a memory. Okay, हमारे पास अगर point of reference ही नहीं है, you've lived hundreds of lifetimes, हम जाएंगे कहाँ पे? You या understand? बहुत सारी होती हैं पास्ट लाइफ तो राइट, तो डेफिनेटली हम किस मेमोरी को टैप इन करेंगे? क्या एक इंटेंशन चाहिए होता है, एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है, एक प्रॉब्लम चाहिए होती है कि इस इंसान से प्रॉब्लम है तो इसके साथ या मुझे मेरी इसके past साथ life मेरा देखनी रूट्स है। क्या जुड़ा हुआ. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रंगोलीज, पास्ट लाइफ जरूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ हो सकता है. डू यू नो वी ऑल्सो कैरी ट्रॉमा इन द 9 months when we are in our mother's womb, यस fetal trauma, and we also carry memories from our early 0 to 14 years of age in our unconscious and subconscious mind. तो बहुत बारी जब लोग past life regression के लिए आते हैं एंड उनको रूट्स पास्ट लाइफ में नहीं मिलते, बट उनकी मदर की वूम में स्टोरी मिल जाती है, या मे बी जब वो 2 साल के थे वहाँ पे स्टोरी मिल जाती है. सो अ गुड थेरेपिस्ट हैज़ टू हैव द बैंडविड्थ टू रिकग्नाइज क्या ये रियली पास्ट लाइफ से आ रही है, या ये चाइल्डहुड से आ रही है, या फीटल ट्रॉमा है. बट वो सब कुछ पास्ट ही तो है ना. सो एनीथिंग वेर आई एम टेकिंग यू फ्रॉम दिस नाउ पॉइंट ऑनवर्ड्स इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन. Wow, beautifully making explained. sense? Yes, ma'am, definitely. And I think आज के इस पॉडकास्ट के बाद हमारी ऑडियंस को भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में और अवेयरनेस मिली हो. देखिए, हम स्पिरिचुअली तो ग्रो कर रहे हैं, बट इन टर्म्स को हम इतना लाइटली नहीं ले सकते हैं. पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी उनमें से एक है. पास्ट लाइफ से हमारे बहुत से ट्रॉमाज एसोसिएटेड होते हैं. हमारी बहुत सी इस लाइफ की स्टोरी हमारी पास्ट लाइफ से कंप्लीट होती है. सो थैंक यू सो मच मैम फॉर सच एन इंसाइटफुल डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. Thank you so much. हाँ, This was really nice. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा. क्या आप पास्ट लाइफ्स में बिलीव करते हैं? क्या आप रीइंकार्नेशन में बिलीव करते हैं? क्या आप ये बिलीव करते हैं कि आपकी इस लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम्स का कारण आपकी पास्ट लाइफ्स में हो सकता है? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. और हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ. और साथ ही साथ मुझे और भी ऐसे टॉपिक्स बताइए जो कि आप चाहते हैं कि हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में मैम के साथ डिस्कस करें. तो मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ. मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा. नमस्ते.